नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर दौरे पर है। बागेश्वर में सीएम धामी मॉर्निंग वॉक पर निकले और इस दौरान सीएम धामी ने लोगों से मुलाकात की। इसके बाद में सीएम धामी सरयू नदी के किनारे पहुंचे, जहां सीएम धामी ने कई विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय नागरिकों से सीएम ने मुलाकात की है। सीएम ने सभी से सरकार द्वारा संचालित कई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया और इसके बाद सीएम धामी इंडोर स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने नवोदित खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन खेला। सीएम धामी ने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया है। साथ ही युवा खिलाड़ियों से बातचीत कर उन्हें मिल रही सुविधाओं के विषय में जानकारी ली। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, उनकी सरकार प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा ताकि उत्तराखंड के उभरते प्रतिभाशाली खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए पूरी तरीके से तैयार हो सके, ऐसी उनकी सरकार की कोशिश है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर जिले के अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन सुबह सरयू नदी के किनारे पहुंचकर वहां चल रहे अलग अलग विकास कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस जगह का प्राचीन काल से विशेष महत्व रहा है। यहां से सरयू नदी बहती है, पिंडारी ग्लेशियर है और यहां आध्यात्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि हम इस जगह का विकास करेंगे और इसके लिए एक मास्टर प्लान बनाएंगे। देखिए, बागेश्वर भगवान बागनाथ की भूमि है और इस भूमि का अपना बहुत पौराणिक महत्व है। मानस खंड से लेकर सभी हमारे ग्रंथों में, और मां सरयू का तट भी है। यहाँ कौसानी जैसा हमारा विश्व प्रसिद्ध स्थान भी है, पिंडारी ग्लेशियर है, अनेक स्थान यहाँ पर हैं जहाँ धार्मिक क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। और मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत हमने यहाँ के बागनाथ मंदिर सहित अन्य मंदिरों को भी लिया। आज प्रातःकाल में यहाँ के हमारे युवा खिलाड़ियों से भी मिला, बच्चों से भी मिला, उनके बीच में भी गया हूँ। और सरयू का अपना महत्व है। लोग यहाँ पर उत्तरायणी के पर्व के अवसर पर बहुत बड़ी मात्रा में विधि विधान से अपने बच्चों के यज्ञोपवीत संस्कार, अन्य धार्मिक काम करते हैं। उस दृष्टि से इस पूरे क्षेत्र का एक समग्र विकास हो, समग्र रूप से इसका मास्टर प्लान बने, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। भगवान बागनाथ की कृपा से, बैजनाथ की कृपा से, यहाँ के हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से ये क्षेत्र अब धीरे धीरे काफी प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर कीवी मिशन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अन्य जो हमारे मत्स्य के क्षेत्र में हैं, पशुपालन के क्षेत्र में हैं, हमारी महिलाएं यहाँ की बहुत अच्छा काम कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह यहाँ पर पुराने हमारे जो पौष्टिक रूप से लाल चावल हैं, मड़ुआ है, भट्ट हैं, गहत हैं, सभी का उत्पादन यहाँ पर हो रहा है। माल्टा का भी बढ़िया स्कोप है। तो उस दिशा में कल व्यापक रूप से मैंने विस्तार से सभी विभागों के साथ बैठक की है। जल्दी इस दिशा में हम कार्य योजना को धरातल पर उतारने के लिए भी पूरी तरह से काम करेंगे, जिससे कि इस क्षेत्र के हर एक नौजवान को रोजगार मिले, हमारी जो मातृशक्ति है उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिले, यहाँ का समग्र विकास हो। क्योंकि ये जनपद हमारा एक ऐसा जनपद है जिसमें सभी प्रकार की प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हमको उपहार हमको मिले हुए हैं। प्रकृति का हमको आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है। हम सब मिलकर इसको आदर्श जनपद के रूप में आगे बढ़ाएंगे। सौगात कोई बड़ी सौगात जिले को चल रहा है। सौगात के लिए जो है सभी इतने सारे विकास के काम हो रहे हैं। एक काम हल्द्वानी में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने सिख समाज के संबंध में कथित अभद्र टिप्पणी के खिलाफ शहर में भारी आक्रोश देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने बुद्ध पार्क में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सिख समाज के सदस्यों ने हरक सिंह रावत का पुतला फूंककर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान रावत द्वारा दिए गए अपमानजनक बयान से पूरे सिख समाज की भावनाएं आहत हुई हैं।
जैसे ये बयान हम 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे अपने सिख कमेटी या कहीं ग्रुपों में देख रहे हैं कि हरक सिंह रावत जी एक स्टेज पे कहते नजर आ रहे हैं कि सरदारों के 12 बज गए रोज दिखा रहे हैं कि 12 बज गए। तो उससे हमारे सिख समाज में जो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रत्यक्ष बड़ा रोष है उस विषय में कि यार आप कोई अच्छी बात कर ना पाए हमारे समाज के लिए तो उसके लिए निंदनीय टिप्पणी भी ना करें। देखिए हमारा कोई भी अगर कार्य होता है, जैसे कोई समाज सेवा से होता है या कोई भी आपदा आती है, कोई भी मुसीबत आती है, तो सिख समाज सबसे पहले बढ़ चढ़कर उसका हिस्सा लेता है। आप उसका एप्रिसिएशन ना कर सके तो लेकिन उसकी टिप्पणी भी ना करें। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि भैया जल्द से जल्द आप किसी गुरुद्वारे में आए या किसी सिख समाज की ऐसी जगह संस्था पे आके अपने शब्द वापस लें और एक माफी मांगे जिससे सिख समाज आपको माफ कर सके। हरक सिंह रावत से इससे ज्यादा हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार उन्होंने सिख समाज के ऊपर कल अशोभनीय टिप्पणी की है, हम सभी लोग उससे बहुत आहत हैं और हमारे सिख समाज में उससे बहुत रोष है। सिख समाज हमारे सनातन का भी एक महत्वपूर्ण अंग है और हमारे देश की आजादी में सिख समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सिख समाज के बहुत सारे लोगों ने बलिदान देकर यहाँ पर हमारे देश को आजादी दिलाई है। हम सिख समाज के साथ हमेशा 24 घंटे और 7 दिन हमेशा खड़े हैं। और मैं कहना चाहूंगा हरक सिंह रावत जी से, उत्तराखंड के सारे सिख समाज से वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश का सिख समाज इससे रोष में है। पूरे देश के सामने वो यहाँ पर माफी मांगे। सिख समाज कभी भी किसी पार्टी का विरोधी नहीं है और ना ही हमें किसी पार्टी से मतलब है। हमें तो हरक सिंह रावत जी से मतलब है जिन्होंने सिख समाज के लिए ऐसी टिप्पणी कर करके और क्या नाम उनका अपमान किया है। और हम लोग चाहते हैं, सिख समाज पूरा चाहता है कि वो आकर के गुरुद्वारा साहब में आकर के माफी मांगे और सिख समाज के आगे उनको एक पत्र लिख करके उनके क्या नाम उनसे माफी मांगनी चाहिए और आगे से ऐसी कोई गलत काम ना करे और ना कोई टिप्पणी कर पाए किसी भी धर्म के लिए। अब सिख समाज के लिए किसी धर्म के लिए भी कोई करंट टिप्पणी नहीं होनी चाहिए इस तरीके की। उत्तराखंड में भी आपको बताते चलें कि प्री एसआईआर की तैयारियां शुरू हो गई हैं और राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को प्री एसआईआर करने के निर्देश दिए। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी उप निर्वाचन अधिकारी और पोलिंग सुपरवाइजर सहित बूथ पर तैनात बीएलओ से तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा भ्रम के बीच में मतदाताओं को सही जानकारी देने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी ललित मोहन रायल ने बताया कि एसआईआर की तैयारी को लेकर काम शुरू हो गया है। बूथ स्तर पर मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया गया है। घरों विभाग मतलब घर निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो एसआईआर के पूर्व की तैयारियां हैं उसके लिए वोटर लिस्ट का जो सघन पुनरीक्षण अभियान है उसे सघन तरीके से चलाना है और मुख्यतः उसमें जो 2003 की मतदाता सूची है और जो वर्तमान की सूची है उसको मैच करना है और उसमें जो वोटर्स हैं उनकी मैपिंग करनी है। तो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि जो नई बसातें हुई हैं या जो न्यू ब्राइड्स हैं उनका जो पूर्व की मतदाता सूची है तो बीएलओ से या और जो हमारे बीएलओ ऐप है उसके माध्यम से उस सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए हमारे निर्वाचक ऋषिकेश के आईडीपीएल चौकी क्षेत्र स्थित गोल चक्कर के पास में तेज रफ्तार कार ने एक युवक को टक्कर मार दी है जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान पवन शर्मा के रूप में हुई है जो आईडीपीएल कॉलोनी का निवासी है। कृषि उत्पादन मंडी समिति में फुटकर सब्जियों का व्यापारी था। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। हरिद्वार के आबादी वाले क्षेत्रों में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। बीती रात बिलेश्वर कॉलोनी में हाथियों का रौद्र रूप देखने को मिला है। मकान नंबर 44 सहित कई घरों में भारी तोड़फोड़ की गई। अचानक हुई इस घटना ने लोगों की नींद तक उड़ा दी है। कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाथियों का बार बार आबादी में घुसना अब आम होता जा रहा है। लगातार नुकसान से निवासियों में गुस्सा और डर दोनों बढ़ते जा रहे हैं। लोगों ने वन विभाग पर सुस्ती का आरोप लगाते हुए कहा कि कई शिकायतों के बावजूद न तो सुरक्षा फेंसिंग लगाई गई है और न ही प्रभावी पेट्रोलिंग। निवासियों ने चेतावनी दी यदि जल्द ही फौरन कदम नहीं उठाया गया तो रेस्क्यू टीमें और साथ ही हालात और भी बदतर हो सकते हैं।
धराली क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर बढ़ती राजनीतिक बयानबाजी के बीच में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भट्ट का कहना है कि राज्य सरकार इस पूरे मुद्दे पर पूरी तरीके से संवेदनशील है। आवश्यक कदम तेजी से उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के प्रस्तावों में 1200 करोड़ रुपए पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं, जबकि बाकी प्रस्तावों को मंजूरी मिलते ही धनराशि मिलने की संभावना है। और साथ ही महेंद्र भट्ट का कांग्रेस पर निशाना रहा। कांग्रेस को या तो जानकारी होती नहीं है, कांग्रेस के लोग या तो इस सारे विषय में विज्ञ रहते हैं। सरकार धराली के विषय को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। देश के प्रधानमंत्री जी ने उस संदर्भ में समीक्षा भी की थी जब उनका उत्तराखंड आगमन हुआ था। हमने जो भी प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे हुए हैं उसमें 1200 करोड़ रुपए की धनराशि आ गई है। धीरे धीरे जो ये स्टेट उनका जो आंगणन है वो आंगणन जब भारत सरकार को जाएगा तो आप धनराशि उसमें आएगी। और धराली की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए धराली के, उसके लिए सरकार ने कार्य योजना तैयार की है। कार्य योजना बहुत जल्दी जमीन पर दिखाई देगी। कांग्रेस के नेताओं को इतने दिन के बाद अगर धराली याद आ रहा है तो प्रपोजिशन के नाते मैं कह सकता हूं उनको सुझाव देने का अधिकार है, उनको सुझाव दें, लेकिन कम से कम धराली पर राजनीति न करें। देहरादून शहर को ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए बनाई जा रही स्पिना बिंदाल एलिवेटेड रोड परियोजना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सचिव पीडब्ल्यूडी पंकज कुमार पांडे ने बताया कि सड़क के प्रस्तावित अलाइनमेंट का काम लगातार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन घरों पर परियोजना का प्रभाव पड़ेगा उनके सुझावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी एनएचएआई के साथ में मिलकर अलाइनमेंट को फाइनल करने की प्रक्रिया में भूमि हस्तांतरण के लिए राज्य सरकार धनराशि जारी कर चुकी है और फॉरेस्ट क्लियरेंस भी मिल रही है। और अब अंतिम चर्चा में ये देखा जा रहा है कि अलाइनमेंट में कितना बदलाव आवश्यक हो सकता है ताकि लैंड एक्विजिशन की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके। और स्पिनर बिंदाल जो एलिवेटेड कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं उसमें लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। इसमें पब्लिक हियरिंग वगैरह हो गई थी, तो उसके बाद जो पब्लिक ने जो सुझाव दिए, जो आपत्तियां दी, उनको फाइनली डिस्पोज करना है। तो जिला प्रशासन के स्तर पे इस पे फाइनल डिसीजन लिया जा रहा है। और हम लोग, क्योंकि इसका निर्माण एनएचएआई के द्वारा किया जाना है, तो हमारी जो पीडब्ल्यूडी की टीम है वो एनएचएआई के साथ बैठ के उसके अलाइनमेंट पे फाइनलाइजेशन कर रहे हैं। आज उनकी मीटिंग भी है और मैंने नेक्स्ट वीक में दोबारा समीक्षा के लिए बुलाया सभी को। तो हम लोग उसको रिव्यू करके देखेंगे कितना चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, क्या जरूरत पड़ रही है। क्योंकि राज्य सरकार ने लैंड एक्विजिशन के लिए पैसा पूरा दे दिया है। जो फॉरेस्ट केस है उसके बारे में पूरा सहमति बन चुकी है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो उसका अलाइनमेंट और सारी चीजें फाइनल करें, जिससे कि एग्जैक्ट कितना लैंड एक्विजिशन करना है, किसका किसका पार्ट जाएगा, उस पर फाइनल डिसीजन लिया जा सके। हरिद्वार जिला अस्पताल में गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखे 36 साल के लखन शर्मा उर्फ लक्की के शव को चूहों ने बुरी तरीके से नोच दिया है। और परिजनों के अनुसार मोर्चरी के फ्रीजर न केवल खराब थे बल्कि उनका पिछला हिस्सा खुला हुआ था, जिसके कारण चूहे अंदर घुस गए। और सुबह शव की स्थिति देखकर परिवार ने अस्पताल परिसर में हंगामा कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अस्पताल प्रबंधन ने फ्रीजर खराब होने की पुष्टि की, जांच के आदेश दिए। और एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रशासनिक टीमों ने मौके पर पहुंचकर जिलाधिकारी के निर्देश पर हाई लेवल जांच समिति गठित की ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। जो अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो इंक्वायरी कमेटी है वो एक एक चीज को देखेंगे और उन्हीं की जांच रिपोर्ट। अभी हमने केवल जो आरोप है उन्हीं के संबंध में सुना है। और चूंकि लोग काफी आक्रोशित थे और जो हमारी प्रथम वरीयता थी शांति व्यवस्था को कायम करना और यहाँ का एक अच्छा माहौल क्रिएट करना, तो वो चीजें अभी हो चुकी है। सभी पक्षों से बात की गई है और उनको बताया भी गया है कि अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप प्रशासन के समक्ष, अस्पताल प्रशासन के समक्ष रखें और जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके सामने। मनोज कुमार है, ये मेरा साला लगता है। और कल शाम को मेरे पास लगभग 5:15 बजे एम्बुलेंस वाले का फोन आया कि आप
मिला हॉस्पिटल आ जाओ, आपके रिलेटिव हैं, उनकी तबीयत ज्यादा खराब है। जब मैं हॉस्पिटल आया तो मैंने देखा, डॉक्टर ने बोला कि इनके अंदर कुछ नहीं है। फिर डॉक्टर ने बोला कि मैं इनको जीडी में ले जाओ, वहां पर फ्रिज में रखवा दो बॉडी, सुबह पोस्टमार्टम होगा, आप आ जाना टाइम से और उसके बाद पोस्टमार्टम करके आपको बॉडी मिल जाएगी। जब हम बॉडी निकालने लगे तो देखा तो बॉडी आंख, कान, गला, सिर सारा चूहों ने इसके अंदर से उखेड़ रखा है और सारा खून ही खून हो रखा है। रात जब मैं बॉडी रख के गया तो बिल्कुल एकदम ठीक ठाक। बड़ी लापरवाही मानते हैं? बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी। क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो और जो जिम्मेदारी ऑफिसर है उनको बर्खास्त किया जाए। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में मानव वन जीव संघर्ष की घटनाएं गंभीर स्थिति की तरफ बढ़ती जा रही हैं। प्रदेश की धामी सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इसी क्रम में वन महकमा भी अतिरिक्त सतर्कता बढ़ाने को मजबूर हो गया है और साथ ही ये पहली बार इस तरह के हालातों पर मुख्यालय के अफसरों को जिले में विशेष तौर से नियुक्त किया जा रहा, जिसके तहत विभाग ने गढ़वाल के 4 जिलों में अधिकारी नामित किए हैं और साथ ही आपको बताते चले कि वन विभाग में इसके लिए 4 अफसरों को चुना गया, जिन्हें अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी देते हुए नोडल नामित किए गए हैं। इसके अलावा आदेश में 7 बिंदुओं पर नोडल अधिकारियों को कार्रवाई किए जाने के निर्देशित किया गया है। देहरादून में नगर आयुक्त नमामि बंसल द्वारा भूमि अनुभाग के लिए 72 घंटे के अल्टीमेटम के बाद देहरादून में अवैध होर्डिंग्स और बैनरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान और स्थलीय निरीक्षण किया गया। नगर आयुक्त ने कई मार्गों पर वाणिज्य क्षेत्रों में लगाए गए अवैध, अनधिकृत और असुरक्षित होर्डिंग्स को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने टीमों को सुरक्षा मानकों और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखने के साथ साथ बार बार सार्वजनिक स्थानों को विकृत करने वालों पर चलानी कार्रवाई और पब्लिक न्यूज़ेस की धारा में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। शहरवासियों को जागरूक करने हेतु सार्वजनिक स्थानों पर घोषणाएं प्रसारित करने के निर्देश जारी किए। नगर निगम की 4 टीमों ने घंटाघर से बल्लूपुर चौक, राजपुर रोड, ईसी रोड, परेड ग्राउंड, सशस्त्रधारा रोड और सहारनपुर रोड से आईएसबीटी क्षेत्र तक कार्रवाई की है। जितने भी सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग्स अलाउ किए गए हैं, उनके इतर कोई भी अगर इलीगली होर्डिंग पाया जाता है, उसे समय समय पर नगर निगम के द्वारा हटाया जाता है। वर्तमान में एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि हमने 3 दिन की समय सीमा रखी है कि सभी स्थानों से इस प्रकार के होर्डिंग्स को हटाया जाना है। कड़ी चेतावनी दी जानी है कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण फुटपाथ पर, साइड पटरी पर न किया जाए। इसके लिए चालानी कार्रवाई भी की जाएगी और जिनके द्वारा लगातार इस प्रकार के ऑफेंसेस रिपीटेडली किए जाते हैं, उनके विरुद्ध पब्लिक न्यूसेंस यानी सार्वजनिक उपद्रव के अंतर्गत मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। जितनी भी हमारी साइड पटरीज और फुटपाथ हैं, इन सभी
को खाली रखा जाना है, ताकि जो पैदल चलने वाले हमारे नागरिक हैं उनको सहूलियत रहे और सड़क सुरक्षा में भी इससे सहूलियत हो। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।